नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। और पब्लिक एशिया न्यूज में अब एक नए प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों से क्या खबरें आ रही हैं, राजधानी दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। हमारे प्रोग्राम का आप नाम जानते ही हैं, दिल्ली के दिल में क्या है। और इस प्रोग्राम को और भी खास बनाने के लिए मेरे साथ हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्सी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हूं गुलशन वर्मा और पब्लिक एशिया न्यूज में आज हम छानेंगे और विश्लेषण करेंगे उन चीजों का, उन बातों का, उन एनालिसिस का जिनके बेसिस पे सरकार बनना तय होगा। दरअसल दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में एक बड़ी राजनीति यहां पर नजर आ रही है कि वोट नहीं, नोट की राजनीति देखने को मिल रही है। जिस भी पार्टी की बात कीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यहां मुफ्त देने की कवायद चल गई है। सर मेरे साथ हैं। सर देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एक कवायद चल गई है कि नोट नहीं तो वोट नहीं, यह दिखाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है जैसे जनता पैसों की भूखी हो। क्या कहना चाहेंगे? गुलशन जी, जब चुनाव शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जो है और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये फ्री की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और दिल्ली के लोगों को जो ठगा जाता है 5 साल तक फ्री की रेवड़ी बांटकर, तो इन सब का विरोध जो है दोनों पार्टियों ने किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नियर हुआ वैसे वैसे जो है फ्री की योजना उनके एजेंडे में भी आ गई। आपने देखा होगा जो इन्होंने अपने जो जारी किया, जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी इन्होंने जो है बीजेपी वालों ने भी फ्री की बातें करी और कांग्रेस ने भी। अब ये एक तरफ विरोध करते हैं कि केजरीवाल जी जो है फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, तो फ्री की रेवड़ी जो है इनके उसमें भी आ गई। तो चुनाव जो है इस तरफ जा रहा है दिल्ली का, पता नहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि फ्री की योजनाओं को प्रलोभन देकर। तो आपने देखा होगा, आप सर्वे करते हो, जब पत्रकारिता आप करते हो, तो ज्यादातर लोग जो है झुकाव केजरीवाल की तरफ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो फ्री की योजना का लाभ दिल्ली वासियों ने उठाया है, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है फ्री की योजना जो है केजरीवाल ही दे सकता और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता या दूसरी पार्टी नहीं दे सकती। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब फ्री की घोषणाओं की बात होती है तो जो जनता है, जो मैंने भी महसूस किया सर ग्राउंड पर, जनता ये कहती है कि अगर मान लीजिए फ्री की स्कीम 2 पार्टियां अनाउंस करती हैं या सपोज कीजिए कि 3 पार्टियां अनाउंस करती हैं, जिसमें जाहिर है कि एक सरकार में रहती है और जो बाकी पार्टियां रहती हैं वो विपक्ष में रहती हैं, तो विपक्ष और सरकार अगर सेम योजना लेकर आते हैं तो जनता मसलन देखा जाए तो जो पार्टी सरकार में है उस पर ज्यादा भरोसा करना कहीं ना कहीं पसंद करती है कि शायद वो इस बात को पूरा करेगी, अपने वादे को। देखो, 10 साल में केजरीवाल जी ने जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो है फ्री की जो वहां बांटी, तो लोगों में उन्होंने एक इमेज बना ली। हुआ क्या कि जितने भी आपने देखा होगा इनके अपनी मीटिंग्स हुई है या जितनी भी इनकी रैली हुई है केजरीवाल जी की अभी तक, या और राज्यों में भी हुई है, तो वहां भी उन्होंने जो है वही अपना फ्री का ही रखा सारा, चाहे वो पंजाब हो चाहे जितने भी राज्यों में उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़े या जहां भी उनकी सरकार आई, वहां पे फ्री की इस तरह की घोषणा नहीं की। लेकिन दिल्ली में आके एकदम से जो है भारतीय जनता पार्टी की कई सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी भी फ्री की योजना देगी। लेकिन ये जो केजरीवाल जी हैं ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है या कांग्रेस ये फ्री की योजना नहीं देगी। ये कहीं ना कहीं सर आपको झूठा बोला जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं, जैसे आप जो आपने अभी बात कही सर कि एक इंस्पायर होती है पार्टी एक दूसरी पार्टी से कि भाई उन्होंने फ्री का शगुफ्ता छोड़ा तो हम भी छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यही है सर कि अगर आम आदमी पार्टी जो फ्री की अनाउंसमेंट कर चुकी है महिलाओं को देने के लिए 1000 रुपए, वो पंजाब की अगर बात की जाए, 2.5 साल पंजाब में सरकार बने हो चुके हैं, अभी तक 1000 रुपए किसी भी महिला को नहीं दिए गए। तो अगर ये चीज ज़हनी तौर पर नजर आती है बीजेपी को कि अगर वो सरकार बनाने के बावजूद नहीं दे पाए, पहला सवाल तो ये है तो हम कैसे दे पाएंगे? जाहिर है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा इससे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि जो पंजाब सरकार की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो आज यहां पर तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को तब देंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो वो ये बात क्यों नहीं सोचते कि जनता उनसे ये सवाल पूछेगी कि भाई आपने पंजाब में 2.5 साल से क्यों नहीं 1000 रुपए दिए?
देखिए गुलशन जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पंजाब को लेकर मैं पहले भी कई बार बोला हूँ, कई टीवी चैनलों पर। ये घोषणा तो इन्होंने वो पंजाब में कर दी, लेकिन ये वहां पर कर नहीं पाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो राज्य है वो बहुत बड़ा स्टेट है। अब ये जब घोषणा करते हैं, पार्टी सत्ता में आने के लिए घोषणा तो कर दी इन्होंने, अब वो कर नहीं पाए, तो इसका जो परिणाम है इनको जो है आगामी जो चुनाव है उसमें भोगना पड़ेगा। अब देखो दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, यहाँ ये कर गए 10 सालों में कर गए, लेकिन दिल्ली पे भी तो आप देखो कितना आर्थिक बोझ है जी। आप उसकी तरफ जनता नहीं देख रही। ये क्या करने जा रहे हैं? अगर देखिए हमारे अगर दिल्ली की जनता को अगर समय रहते समझ में आ गया जी, ये फ्री की योजना देकर जो नुकसान करेंगे, बहुत बड़ा लॉस होगा हमारी दिल्ली की जनता का। क्योंकि एक तो देखिए डेवलपमेंट हमारा उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। शीला जी की सरकार थी, आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, और इतना डेवलपमेंट हुआ, इतने फ्लाईओवर बने, इतनी सारी चीजें बनी, रोड बोर्ड सब अच्छा कर दिया था। तो अभी आप देखिए दो चीज, या तो फ्री की योजना ले लीजिए या डेवलपमेंट ले लीजिए। बेसिक भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब तैयारी कर रही थी ना दिल्ली में चुनाव की, पिछले 4 साल से 5 साल से, उनका एक ही कहना था डबल इंजन की सरकार होगी और डेवलपमेंट होगा दिल्ली। अब या तो विकास देख लीजिए या फिर अपना, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर सपोज जनता जो है फ्री के जो ढकोसले हैं इनमें आती है, तो जनता जवाबदेही किस तरह से तय करेगी नेताओं की या फिर मौजूदा सरकार की, ये एक बड़ा प्रश्न अपने आप बन जाता है कि जब आपने फ्री की योजनाएं ले ली, 2100 रुपए महीना ले लिया, या फिर सपोज कीजिए और जो योजनाओं की बात की जा रही है जिनका आप लाभ ले लेते हैं, तो फिर आप सरकार से किस मुंह से पूछेंगे? फिर आप कैसे सरकार से प्रश्न करेंगे कि हमारी सड़क नहीं बनी है? फिर आप कैसे सरकार से इस बात का जवाब मांगेंगे कि हमारी नालियों में सफाई नहीं हुई है? तो यहां पर सही बात है सर की कि बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि जब फ्री की घोषणाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार की यहां पर उस स्तर में नहीं रहती, थोड़ी सी कम हो जाती है। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे बहुत खास है और वो भी इस फ्री की घोषणाओं को लेकर है, लेकिन ये एक अलग कॉन्टेस्ट में चला जाता है। रीजन ये है कि यहां एक तरफ योजनाएं जो है वो छप्पड़ फाड़ कर खोल दी जाती हैं मतदाताओं के लिए चुनाव से महज पहले, लेकिन इन योजनाओं में भी एक खास बात नजर आती है। यहां पर जिस तरह से सिर्फ महिलाओं के लिए योजनाएं बना जाती हैं, देखिए आज चुनाव से 15 दिन पहले की हम बात करते हैं, तो यहां पर कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को महिला समृद्धि योजना देंगे, 2500 रुपए देंगे। बीजेपी कहती है कि लाडली योजना देंगे, 2500 रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि महिला सम्मान योजना होगी, उसमें 2100 रुपए होंगे। तो यहां पर ऐसा सर क्यों है कि इन सभी पार्टी के नेतागणों को या पार्टियों को ऐसा लगता है कि जो वोट है वो महज महिलाएं ही देंगी उन्हें? क्या पुरुषों के वोट का यहां पर कोई महत्व है या नहीं है, या फिर ये पार्टियां मन बना चुकी हैं कि इनको पुरुषों के वोट की जरूरत ही नहीं? अच्छा सवाल है गुलशन जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं पहली बात बता दूं, आप भी जो है 17 विधानसभा में लगभग बहुत सारी विधानसभा पे घूमे, और सुनील जी भी हमारी पब्लिक एशिया की टीम घूम रही है सब जगह। तो सब लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, तो जब विधायक जो सिटिंग विधायक है जब वो वहां जा रहा है ना, तो वो क्या कन्विंस कर रहा है पब्लिक को कि भाई आपको सब मिल रही है, बिजली मिल रही है, फिर ये सब मिल रही है। वो ये नहीं कह रहा कि लोग जब उससे पूछते हैं कि भाई हमारी यहाँ की सड़कें नहीं बनी, तो उसका जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि हमें पानी सही नहीं मिल रहा, उसका जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि आपको फ्री का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरी जो पार्टी है जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, वो इस मुद्दे को उठा रही है जी, तो इसका भी नुकसान जो है केजरीवाल जी को हो रहा है। मैं आपको अब आते दूसरे सवाल महिला का। देखिए क्या है कि महिला घर चलाती है जी, और कहीं ना कहीं जो है अपने परिवार को कन्विंस कर देती है। अब उन्होंने सोचा कि महिलाओं को अगर हम जो है पैसे बांट देंगे तो ये कम से कम हमें जो है राशन का पैसा तो आ गया, जो राशन तो मिल रहा है, कुछ और खर्चे निकल गए घर के जो मिलेंगे, तो उससे परिवार ही चलेगा। अब वो अपने बच्चों को या अपने पति को जो है मैनेज करेगी कि यार देखो आप मत दो, मुझे इस पैसे से मेरा काम हो जाएगा, महीने का खर्चा निकल जाएगा। तो ये जो फ्री की योजना है, महिला थोड़ा कन्विंस कर लेती है परिवार। सर एक मैं यहाँ पर मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। देखिए पहली बात तो ये कि जो इन्होंने योजना शुरू की है महिला सम्मान योजना, अरविंद केजरीवाल का जो कोट है, दरअसल एक ऐसी अफीम है जो चटा दी गई और अब सभी पार्टियां उसको फॉलो कर रही हैं। यहाँ पर जब ये एक योजना शुरू करते हैं उसमें बहुत सारे क्लोज लगा दिए जाते हैं। क्लोज इन द सेंस कि भाई वहां पर आप महिला हैं, अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आपको वो योजना नहीं मिलेगी। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कमाती हैं तो अब आप उस स्कीम की हकदार नहीं है। तो कुल मिला के ये जो घोषणा है ये उन्हीं महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती हैं जो कि रोजमर्रा के काम करती हैं या फिर वो बहुत गरीब महिलाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में
महिलाओं को बस फ्री दी गई, और महिलाओं को जो बस की टिकट फ्री दी गई उनमें से जो मैक्सिमम महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो कि संपन्न है, जाहिर है या तो वो कैब के थ्रू जाती हैं ऑफिसेस, या ऑटो रिक्शा के थ्रू जाती हैं, या दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करती हैं। जो महिलाएं दरअसल कभी कहीं घूमने जाती हैं या किसी परिजन से मिलने जाती हैं, मैक्सिमम रेशो 10% उन महिलाओं को निकल के आता है और वो फ्री की योजनाओं का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब ढिंडोरा पीटा जाता है तब ये कहता है कि दिल्ली की मतलब लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो फैक्ट नहीं है सर। फैक्ट ये है कि उसका लाभ बहुत ही निम्न स्तर की महिलाओं तक पहुंचता है। बिल्कुल सही सवाल भी है और आपने जवाब भी दिया। बिल्कुल मैं इस पे इतना ही कहूंगा, देखिए एक डाटा आप निकालिए जी, ठीक है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी रेखा के नियर आती है जी जी, बाकी जो हायर मिडिल क्लास में है जी, उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा जी, हायर क्लास को तो चाहिए नहीं जी, देखिए मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोगों को, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जी। अब यही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बीजेपी ने भी यही किया है। बीजेपी का जो एजेंडा है उनका ये है कि भाई गरीबों को देंगे हम पैसा, ठीक है, दोनों में अंतर है जी। ये गुमराह कर रहे हैं जी, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता को, महिलाओं को, कि हम सबको देंगे, सबको किसी को नहीं मिलने वाला लाभ, सिर्फ उनको ही मिलेगा जो गरीबी रेखा में आती हैं। अरे तो सरकार वैसे देगी, वो भी है, वैसे भी देगी, तो ऑलरेडी राशन चल रहा है की योजना है, उसी में मिल जाएगा। तो भाजपा, देखिए भाजपा ने जो फ्री की घोषणा की ना, इसके पीछे यही बड़ा मकसद था गुलशन जी कि उन्होंने कहा कि जो गरीबी रेखा में हमारे पास डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम आधा पैसा उनसे चला जाएगा, आधा सरकार दे देगी, काम हो जाएगा। यही उनका। सर अभी इस मुद्दे से हटकर एक और मुद्दा पकड़ते हैं। देखिए चुनावी रणनीति की अगर बात की जाए तो जाहिर है कि दिल्ली में देखा जाए तो मेन तौर पर, मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ये मैटर होता हुआ नजर आता है। इस पूरे मैटर में जो देश की एक बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, कहां आपको नजर आती है? देखिए इस बार की कांग्रेस में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा। पिछले 10 साल की कांग्रेस, देखिए पहली बार जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खुला था आम आदमी पार्टी, आप जी की सरकार जब गिरी तो देखिए सीधा जी ने बहुत किया। वो कांग्रेस का जो डेवलपमेंट है वो ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप थे कांग्रेस पर, इन्होंने जो है इतनी सारी चीजें घेर दी थी उस समय, केंद्र सरकार को घेर दिया था, राज्य सरकार को घेर दिया था दिल्ली में केजरीवाल जी ने। लेकिन अब ये देखिए पिछले शुरू की 5 साल की बात करें तो केजरीवाल जी ने काम किया अच्छे से, बहुत बढ़िया बैटिंग की दिल्ली में, अच्छे से उन्होंने जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा दिया। लेकिन ये पीछे के 5 साल गए ना गुलशन जी, भ्रष्टाचार से घिर गई है पूरी सरकार जी। सर ऐसा जेल में गए, कई खुद मुख्यमंत्री जेल में गए, अभी भी कंडीशनल बेल पर हैं, ना मुख्य मंत्रालय जा सकते, ना कुछ कर सकते, मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना उनको पड़ा, और यहाँ तक उनको जो है छोड़ना पड़ा अपना जी। सर ऐसे में देखिए वही बात है कि जैसे सरकार पहले 5 साल आई, बहुमत से आई, जाहिर है कि अगर 70 विधानसभा क्षेत्र है, 36 की जरूरत थी, उसको 63 मिले, पहले 67 मिले और इस बार 63 विधानसभा सीट मिली। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर पार्टी में नजर आया, आम आदमी पार्टी में। और बात यहाँ पर यह है सर कि जो कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं हैं वो सिर्फ फॉलो अप करती हुई नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी, अगर वाकई में आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो कम नहीं हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इन चुनावों के दौरान डगमग सा माहौल लग रहा है। क्योंकि सर देखिए अगर आम आदमी पार्टी ने जो दावे अभी किए, जो उनकी घोषणाओं में, उनके भाषणों में हम सुन रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बढ़िया स्कूल कर दिए, या फिर अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो दिल ठोक के बोलते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट की है, दिल्ली को बहुत बढ़िया कर दिया। तो इन सब दावों के बीच कहीं ना कहीं क्या रीजन है कि आम आदमी पार्टी को इतनी सारी घोषणाएं एक के बाद एक शुरू देनी पड़ गई, मतलब अनाउंस करनी पड़ गई? क्या कहीं यहाँ मामला डगमग नजर आ रहा है? वो ये अच्छा है जी, डगमगा इसलिए रहा है, अगर बीजेपी 42% जी ले गई जी तो सरकार बना लेगी। 12 से 14% वोट इस बार कांग्रेस लेके जा रही है। मैं आज आपको बता रहा हूँ जी, आप देख लो इस बार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और आसान नहीं है दिल्ली के लिए। वो जितनी फ्री की योजनाएं चलाई हों, लेकिन जनता को अब समझ में आने लगा है, क्योंकि लोगों को आपने देखा होगा, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ सड़कें नहीं बनी है, नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी है वो आप भी जानते हैं।
और आपने कितनी खबरें लगाई हैं कि आपके यहाँ नालियां नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, वो कहाँ से बनेंगी? और फ्री की योजना तुम बांटते रहोगे तो सड़कें कहाँ से बनेंगी? लोगों को मेरा एक आपसे क्रॉस क्वेश्चन रहेगा सर कि फ्री की योजनाएं, देखिए अब चाहे पार्टी कोई भी जस्टिफिकेशन देती रहे, लेकिन यहां पर क्या हम लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं, एज अ जनता अगर आप समझे, मतलब एज अ पब्लिक या एक सिविलियन मैं देखूं, अगर आप फ्री की योजनाएं देते हैं तो वो एक सप्लीमेंट्री चीज है ना। आपको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो मुहैया करवानी पड़ेंगी, उन बुनियादी सुविधाओं के बाद आप फ्री की योजनाएं की बात करें, फिर तो ये वेलफेयर हुआ जनता का। अगर आप फ्री की योजनाएं देकर बुनियादी सुविधाएं काट देते हैं तो फिर वो डेवलपमेंट कैसे कहा जा सकता है? देखो फ्री की योजनाओं से नुकसान तो हो रहा है हमारी दिल्ली को। जी जी। इस तरह से हमारी दिल्ली आज पेरिस की तरह से चमक रही होती वो नहीं। जी 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 जी। हम दिल्ली में आज भी झुग्गी झोपड़ियां ये सब आपने देखा होगा, सब कुछ ऐसे के वैसे ही है। दिल्ली में कुछ नहीं बदला। जो पिछले 10 साल पहले कांग्रेस ने थोड़ा डेवलपमेंट किया, वो इन्होंने इतना कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। अगर ये काम करते इन 10 सालों में तो दिल्ली चमक जाती। दिल्ली नहीं सकती। तो केंद्र के कुछ ऐसे एजेंडे होते हैं जिनकी वजह से दिल्ली में काम हुआ है और इसलिए दिल्ली थोड़ा सा नजर आने लगी है। देखो फ्री की योजनाओं का लाभ हमें नहीं चाहिए। अगर देखिए, अगर मैं किसी पार्टी का प्रमुख होता ना, 3-4 चीजें मेन होती हैं भूषण जी। पहला, अगर मैं हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार पे लगा दूं तो वो घर पूरा चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो एजेंडे में नहीं है किसी भी पार्टी। एक घर एग्जैक्टली मैं एक व्यक्ति को अगर रोजगार दे दिया, पूरा रोजगार मिलेगा तो जी बिल्कुल पूर्ण रोजगार दे दे तो उस घर को ना तो राशन फ्री चाहिए ना उसको बिजली फ्री चाहिए, वो सब उसको और टैक्स पे भी करेगा। तो सरकारी नौकरी में होगा टैक्स पे भी करेगा, सरकार को टैक्स भी आया और फ्री की योजना का लाभ भी देने की जरूरत नहीं है जी। हर घर से, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, हर व्यक्ति को आज रोजगार की जरूरत है। वो उनको देना चाहिए, नहीं दिया। दूसरा, जो बच्चे हमारे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, उनको आप बस में फ्री करिए। हमारे जो महिलाएं हैं उनको फ्री करने से कुछ नहीं है, वो तो कभी निकलती हैं घर से, कितना बार निकलेंगी बाहर, कुछ चले जो जॉब करती हैं वो चली जाती होंगी, लेकिन ज्यादातर पैमाने पर जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उनको बसों में सुविधाएं फ्री मिलनी चाहिए, जिससे कि उस परिवार पर आर्थिक बोझ इतना ना आए। जी जी जी। ये हेल्थ में हमारे को हमें जरूरत है। 3-4 सेक्टर पे अगर तो हम घोषणा करें ना अच्छे से तो बहुत सारी चीजें जो है ठीक हो जाएगी। अब वैसे भी देखिए, केंद्र की योजना है 60 साल के बाद जो है 5 लाख तक का बुजुर्गों को इलाज वैसी फ्री है, सरकार ने करी दी है घोषणा। वैसी सरकार, केंद्र की सरकार इतनी सारी योजनाएं जो है राज्यों को देती है, उनको ही फॉलो करें ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फ्री की रेवड़ी बांटने की जरूरत है, फालतू की इतने एजेंडों में आना पड़ेगा। सर केंद्र की बात हो रही है, देखिए केंद्र में बीजेपी है और मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे कि अगर बीजेपी की अगर बात की जाए, जहां बाकी राज्यों की बात की जाती है, वहां विपक्ष के तौर पे अगर आप देखें बीजेपी को, सरकार के तौर पर देखें तो मुद्दे उठाती है और बेहतरीन प्रदर्शन करती है और उनके पास ना सिर्फ टॉपिक रहता है पर्टिकुलर, बल्कि स्थानीय तौर पर पकड़ भी मौजूद रहती है और एक जोश और जुनून बीजेपी पार्टी में बाकी राज्यों में नजर आता है। लेकिन दिल्ली में इन चुनावों के दौरान भी सिर्फ घोषणाएं आप देख पा रहे हैं, अदरवाइज अगर आप कैंडिडेट्स की बात की जाए, अगर बात की जाए जो एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, यहां पर सिर्फ अगर बीजेपी को लेकर कहा जाए, परवेश वर्मा है, कभी स्मृति ईरानी की बात होने लगती है, कभी निपुर शर्मा की बात होने लगती है, कभी कहा जाता है कि जो पुराने नेता हैं हर्षवर्धन की बात होने लगती है। तो यहां पर बीजेपी में वो स्थिरता नजर नहीं आती, वो जुनून नजर नहीं आता जो एक 10 साल से विपक्ष रही पार्टी में नजर आना चाहिए। देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी और 10 साल से वो हार रही है, मतलब 2 बार से हार गई विधानसभा और तीसरी बार विधानसभा चुनाव आ गए। लेकिन क्या रीजन है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं वो जोश, वो जुनून दिल्ली में कम होता हुआ नजर आता है और खासकर मैं बोलूंगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के सत्र में। देखिए भारतीय जनता पार्टी काफी समय से सत्ता में नहीं थी, ठीक है, केंद्र में उनकी सरकार, सत्ता में वो आना चाहते हैं, वो चाहते हैं दिल्ली का डेवलपमेंट बड़े लेवल पर हो, दिल्ली जैसी नजर आए, जो नजर नहीं आती। देखिए पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की 1-2 बार सरकार रही तो उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन उस समय केंद्र में इतना मजबूत नहीं थी सरकार, तो दिल्ली का डेवलपमेंट करने में वो नाकाम रहे।
उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हालांकि साक्षी वर्मा ने बहुत प्रयास किया, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की कि दिल्ली को चमकाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, अच्छे से काम किया दिल्ली पे, लेकिन क्या था केंद्र के साथ, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शीला दीक्षित के और कांग्रेस के बीच में जो है मतभेद रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे विकास कार्य जो शीला जी चाहती थी नहीं हो पाए। इसीलिए जो है ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये नुकसान करती है। लेकिन मोदी जी के यहाँ जो भी है, मोदी जी के यहाँ एक बात है, केंद्र में उनकी सरकार, अगर राज्य में सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, याद मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी बने, स्मृति ईरानी बने या अपना डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने, कोई भी बने, थर्ड पार्टी कोई बने, लेकिन वहां केंद्र उसको कमांड करके चलाती है। डेवलपमेंट भी केंद्र की कमांड से होता है, वहां मुख्यमंत्री काम तो करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से केंद्र की योजनाओं के साथ काम करता है। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार आपने देखा हो, जहां जहां है, चाहे उत्तर प्रदेश आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, वहां पे काम जो है केंद्र की नीतियों के साथ राज्य साझा करके करता है, इसलिए डेवलपमेंट ज्यादा दिखता है, वहां काम ज्यादा दिखता है। दिल्ली में क्यों काम अच्छे से नहीं हुआ? अगर हम 20-25 साल की बात करें, क्यों अच्छे से काम नहीं हुआ? इसी वजह से नहीं काम हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके अपने झगड़े थे, आम आदमी आ गए तो उसको वैसे इन्होंने इतना फ्री करके इतना माहौल दिल्ली का खराब कर दिया, तो उससे सारी चीजें तो हमारा जो दिल्ली है ना, बहुत पीछे चले जा रहा है, धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, हमें नहीं बढ़ रहे। हमें भी देखिए, अपने जो हमारे जो लोग हैं ना, जो मतदाता है, हमारे मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि यार ये फ्री की योजना से हमें कुछ नहीं, वो बात करे कि भाई हमें रोजगार चाहिए। हर पार्टी के नेता जो भी वोट मांगने आ रहा है ना, उसको बोल भाई लिख के दे, रोजगार दोगे, नहीं दे। आप अगर केजरीवाल जी के 10 साल पहले का अपना घोषणा पत्र उठाओगे ना, चुनावी घोषणा पत्र था और आपका घोषणा पत्र, उसमें देखना कितनी फ्री की योजना थी। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो ना, आप जाके मार्केट में लोगों से पूछो कि ये जो 50 योजना थी आपको लाभ मिला ना मिला? सर यही पे मैं आपको टोकूंगा बीच में कि देखिए, जिस तरह से रोजगार की आपने बात छेड़ी कि रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है कि अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी दावा करती थी कि रोजगार दिल्ली में दिया जाएगा, वहीं 10,000 मार्शल आज सड़क पर है और उनका रोजगार दिया नहीं गया। वो रोजगार एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया था और वो छीन लिया गया। हाल ही में मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के साथ और दिल्ली सरकार के साथ मार्शल्स की, और उसमें कहा गया था कि आपको हम 4 महीने के लिए नौकरी दे देते हैं। तो उसमें उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें 4 महीने के लिए नौकरी नहीं चाहिए। अगर मार्शल्स को आपने एक्टिवेट करना है तो शुरू से कीजिए और हमेशा के लिए कीजिए। तो यहां पर एक तरफ दावा था कि रोजगार दिल्ली में बढ़ाया जाएगा, और देखिए वही बात है कि रोजगार का मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल की जो है राजनीति शुरू हुई थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर धावा बोला, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। इन्होंने जो 10,000 रोजगार दिए वो इन्होंने छीन लिए। इस पर सवाल क्यों नहीं होता सर? देखिए, रोजगार की बात ना तो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लोग करते तो है, घोषणाएं उनकी भी रहती है, पर उस लेवल पर रोजगार की गारंटी उन्होंने भी नहीं दी। केंद्र सरकार भी देखिए उस लेवल पे राज्यों में जो साझा करके डबल इंजन की जहां सरकार थी, वहां बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन वो सब हवाई घोषणाएं होती है चुनाव के समय, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मतलब अब मैं अगर केंद्र सरकार कहती है हम इतने लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, आपने देखा राहुल गांधी ने जो है कितनी बार चिल्ला के हर राज्य में जाके कहा कि भी हम आपको 1 लाख जो है हर राज्य में रोजगार देंगे हर साल। तो ये घोषणा करके अगर उनको रोजगार सही में वो फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ यही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी सरकार इस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से उठाएगी, इसके लिए तो हम आम लोगों को, मतदाताओं को ही सामने आना पड़ेगा और खुल के इसकी बात करनी पड़ेगी। इन नेताओं से बात करनी पड़ेगी। जो विधायक वोट मांगने आता है उससे पूछो तो कितने लोगों को रोजगार देगा भाई, बता दे। वोट दे देंगे तेरे को, हमें नहीं चाहिए तो पैसे बांटना है, हमें शराब नहीं चाहिए तेरे से, हमें सिर्फ हमारे बता हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। जब तक हम इन लोगों से सवाल नहीं करेंगे या इस तरह से हम लोग अच्छी सरकार नहीं चुनेंगे, जो सरकार हमें रोजगार दे हम उसको चुनना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी रोजगार है। आज रोजगार और डेवलपमेंट, देखिए रोजगार होगा तो डेवलपमेंट भी होगा, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। गुलशन जी सर, एक और चीज देखिए, चुनाव जैसे ही विधानसभा दिल्ली के चुनाव आते हैं, एक बौखलाहट जो है वो हर पार्टी में नजर आती है। और इस बार जो बौखलाहट है, और खास तौर पर मैं कहूंगा
कि इस बार बौखलाहट विपक्ष में से ज्यादा दिल्ली सरकार में है और बौखलाहट बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो जनता है, दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव दिल्ली में हाल ही में हुए, आपको पता ही है, और अब विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव में क्या रीजन है कि किसी भी फ्री की घोषणा करने की किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं पड़ी और आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन के साथ दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त फ्री का कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया, ना ही जनता को लालच दिया गया। रीजन क्या समझते हैं आप कि क्या जरूरत पड़ जाती है कि लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली का वही क्षेत्र है, वहां जनता जो है उसे किसी भी तरह का फ्री लालच नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं यहां पर फ्री के जो घोषणाएं हैं उनका अंबार लग जाता है। सर क्या रीजन समझते हैं? ये गुलशन जी बड़ा अच्छा सवाल है। पिछले 20-25 साल से जब मैं पत्रकारिता करता दिखता हूँ, पहले भी ये इस तरह की सरकारें चुनी जाती है। क्या है कि आदमी की मेंटेलिटी से मैं हूँ, मुझे लगता है कि केंद्र में 2 बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मेरे को ये तय करना होता है कि यार कांग्रेस अच्छा काम कर रही है तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, ठीक है। जब वही पार्टी, केंद्र की पार्टी जब हमारे यहाँ राज्य में चुनाव लड़ने आती है तो हम सोचते हैं कि यार नहीं यार ये पार्टी ठीक नहीं है, ये इनको हम दूसरी पार्टी को देंगे, बसपा को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे या समाजवादी को वोट देंगे। तो यहाँ मतदाता ऐसे नगर निगम और नगर पालिका के चुनावों में ये मतदाता चाहता है कि हम एक सरकार न चुने, समझ रहे हो, कि जिससे कि वो अगर उन्हें लगा कि यार केंद्र की सरकार का हमें फायदा नहीं हो रहा तो राज्य की सरकार से लड्डू मिल जाएगा खाने को, नहीं मिलेगा तो नगर पालिका नगर निगम से हमारा हो जाएगा खेल। तो पब्लिक भी बहुत चतुर है, जो मतदाता है वो बहुत चतुर है। यहाँ पर जो चाहता है कि एक साम्राज्य किसी का ना रहे जी, वो बदलता रहे, राज्य में क्षेत्रीय पार्टी रहे और केंद्र में जो है इन दोनों पार्टियों में से एक है। क्योंकि सर जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आते हैं वही जो जनता है 70 कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि 7 में डिवाइड हो जाती है, वही जनता जो केजरीवाल करती नजर आ रही है, वही मोदी करती नजर आती है। और वो एक तरफा मैच देखिए, कितनी बड़ी विडंबना दिल्ली में देखिए। एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन 7 की 7 उस कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट्स बीजेपी के खाते में, दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव जहां 70 की 70 ऑलमोस्ट सीटें आप मान के चलिए आम आदमी पार्टी के झोली में। तो यहां पर पहली बात यह होती है कि दोनों मैच एक तरफा रहते हैं, दोनों की पार्टीज हमेशा अपोजिट रहती हैं, और तीसरी बात यह रहती है कि कोई तीसरी पार्टी की एंट्री नहीं हो पाती, ना लोकसभा में हो पाती है और ना विधानसभा में हो पाती है। यह तो रहा पहला वाला सवाल जो मेरा रहा। अब एक और सवाल सर, जिस तरह से एक टॉपिक, एक हॉट इश्यू बना दिया गया महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को फ्री देना बहुत जरूरी है और महिलाओं को फ्री नहीं देंगे तो शायद दिल्ली में कुछ नहीं हो पाएगा। एक इन्होंने ऐसा प्रोपोगंडा बना दिया सभी पार्टियों ने मिलकर कि यहां पर महिलाएं शायद 5000 साल से दिल्ली में परेशान है और उनको सब कुछ फ्री जल्दी से जल्दी देना चाहिए, नहीं तो शायद पता नहीं कोई बाढ़ आ जाएगी। उसी तरह से एक गरीब तबका जो है उसे मैनिफेस्टो में टॉप पॉइंट पर ले लिया जाता है, उसे टारगेट कर लिया जाता है कि गरीब के लिए ये, गरीब के लिए वो, चाहे वो गरीब को मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन गरीब को एक बड़ा मुद्दा बनाकर दिखाया जाता है। यह बुरा नहीं है सर, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि गरीब की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, मिडिल क्लास का कहीं जिक्र नहीं। ना विपक्ष, ना पक्ष, ना सरकार, ना कांग्रेस पार्टी, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, आज तीनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मिडिल क्लास के लिए किसी घोषणा की बात कर रही हो, जो मिडिल क्लास के वेलफेयर के लिए बात कर रही हो, जो ये कहती हो कि जो मिडिल क्लास फ्री की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे उनको किस तरह से बेनिफिट दिया जाएगा या उनका वोट हम मांग रहे हैं उनको हम क्या सुविधाएं देंगे, इसका कहीं कोई जिक्र गलती से भी नहीं करता। सर क्या रीजन समझते हैं? देखिए मिडिल क्लास की जो तादाद है वो ज्यादा है, गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनसे ज्यादा जो तादाद है वो मिडिल क्लास की, क्योंकि वो बीच में, मिडिल क्लास का मतलब है बीच में पिसने वाला व्यक्ति, ना वो हायर, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ना वो नीचे, ये प्रॉपर डेफिनेशन रही सर, प्रॉपर डेफिनेशन है, वो बीच में पिस रहा है, ठीक है। अब उसको लाभ नहीं मिला, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर ये रोजगार एक घर से देंगे तो वो मिडिल क्लास को भी मिलेगा और गरीब लोगों को भी मिलेगा, हायर को जरूरत नहीं है, हायर को अपना धंधा कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, उनको इतनी लेवल पे जरूरत नहीं पड़ती है, सब वो कुछ ना कुछ अच्छा ही उनका चल रहा है, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो व्यापारी हैं, तो उनका सब चल रहा है। अब मिडिल क्लास जो है दोनों के बीच में पिसने वाली एक वो है, कड़ी है जी, वो
लोअर क्लास के बीच में भी फंसा हुआ है, वो हायर क्लास के बीच में फंसा हुआ है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको तो सिर्फ पे करना है। सबसे ज्यादा अगर टैक्स की बात करूं तो वो पे करता है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन बस टैक्स पेयर रह गई, सब टैक्स पेयर, वो सबसे ज्यादा उसको चूसा जाता है जी। और उसको कुछ नहीं मिलता। मतलब महंगाई की मार झेलो और टैक्स पे करो, हर चीज वो झेलता है, सब कुछ वो झेलता है। हम आप लोग मिडिल क्लास में आते हैं, अब देखो हर चीज हम झेलते हैं ना जी। हमें राशन हमें फ्री नहीं मिलेगा जी, फ्री की कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, हमें कुछ नहीं मिलेगा जी। लेकिन सबसे ज्यादा हमें टैक्स हम पे करेंगे। टैक्स पे की दायरे में अगर आता है तो सबसे ज्यादा गुलशन जी मिडिल क्लास आता है। मिडिल क्लास को कोई नहीं लेके चलेगा। जिस दिन मिडिल क्लास की बात करने शुरू करेंगे उस दिन जो है इनको वोट भी नहीं मिलेंगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा गरीबी रेखा पे चलते रहो, ठीक है, अच्छी बात है गरीबी रेखा पे चलो, गरीबों की मदद करनी चाहिए सरकार को, इसमें कोई गलत नहीं है। चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की है, मैटर नहीं करता, किसी की सरकार है, गरीबों को उसका लाभ लेना चाहिए, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। वो भी कम से कम जितनी गरीबी खत्म होगी ना वो मिडिल क्लास की तरफ जाएंगे ना, कम से कम हमारी तादाद 80% तो हो जाए। बिल्कुल सर, तो चाहते हैं गरीबी खत्म हो जाए, फिर अच्छा हो जाएगा ना रसो, फिर तो घोषणा ही मिडिल क्लास के लिए होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गरीब है, योजनाएं भी इस तरह की घुमावदार होती हैं कि गरीब ये फील तो करे कि मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ ना हो पाए। मतलब जो योजनाएं या जो भी घोषणाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं गरीब को गरीब बनाए रखने में या उसके इर्द गिर्द ही नजर आती है। क्या कहते हैं सर? आप पत्रकारिता करते हो ना जी, जब राशन बट रहा हो ना जी, दिन चुपके से लाइन में खड़े हो जाए जी, जिसको 5 लीटर अगर डीजल मिलेगा ना तो उसको समझ लेना, सॉरी मट्टी का तेल मिलेगा ना 5 लीटर तो उसको 2.5 मिलता है, 2.5 जो है सप्लाई हो जाता है, सप्लाई। जो राशन आप जाते हो ना लेने 5 किलो 10 किलो जो दिखाते हैं कि हम बांट रहे हैं, आप देखना कितना मिलता है। एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, योजनाओं का 50% ही पहुंचा जाता है। अरे सर 50% तो ब्लैकमेल कर तो योजनाओं का लाभ भी तो सही से नहीं मिल रहा। जी जी, भाई सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो बीच के लोग खा रहे हैं। और बीच के लोग हैं कौन? वो अब ये तो सुनो, बीच के वो लोग हैं जो सरकार को वोट दिलाते हैं, वो मीडिएटर तो उनको कहीं ना कहीं उस बात का मीडिएटर है, वो दलाल है, फ्रीडम मिल जाता है, वो सरकार के दलाल हैं जी। वो पूरा सबका राशन कार्ड वो बनवाएंगे, सबको राशन वो दिलवाएंगे। मिल रहा है ना भाई, मिल तो रहा है ना। लोग सोचता है फ्री में कुछ मिला ले लो, ये भी ना मिले जी। वो तो नीचे का तबका वो डर के रहता है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा फायदा जो है ये बीच के लोग उठाते हैं और ये हायर पहुंच जाते हैं पैसा कमा के, और ये पॉलिटिकल बन जाते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। आप बताओ ना कितने गरीब लोग चुनाव लड़ के जाते हैं, आप बताओ मुझे। नहीं लड़ पाते, लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वोट आपके यहाँ एक पार्षद का चुनाव 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा, वो लड़ेगा? बिल्कुल। जो आदमी 2 करोड़ रुपए गुलशन जी खर्च कर रहा है वो कमाएगा कितना? और वो कमाएगा कहाँ से? हम जैसे लोगों से, मिडिल क्लास को तंग करके, हमारे गरीब लोगों को तंग करके, उनमें डाका डाल के तमाम चीजें वो 2 के 20 करोड़ कमाता है, चाहे वो लैंटर माफिया हो जी, कमाता है। फिर वो विधायक बनता है पार्षद के बाद, फिर वो पार्षद बन के उससे ज्यादा कमाता है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये वही लोग बनते हैं जो बीच में हम लोगों के बीच में दायरा करते। जिस दिन ये बीच का दायरा खत्म हुआ ना, सही नेता चुनेंगे, सही विधायक चुनेंगे हम, ये हमारे देश की जनता को तय करना होगा कि हम किस स्वच्छ छवि के व्यक्ति को वोट दें, और उससे जो हमारे एजेंडे हैं, देखिए जो आप मोहल्ले में आप पार्षद है ना, उसके क्या एजेंडे होते हैं बताइए मुझे। हमें हमारे लोगों को जो लाभ है वो सही से पहुंचे, समय से पहुंचे। आपने देखा सरकार कहती है हमने इतने लाख लोगों के घर बना दिए। आपको एक सरकार ने सपोज करो 2.5 लाख रुपए दिए आपको घर बनाने के लिए, लेकिन जिसका घर बना ना उसको तो 1.5 लाख मिले, 1 लाख रुपए तो बीच का आदमी खा गया, और वो बीच का आदमी भी तो सरकार का ही है ना। जी। सरकार को इन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों पर, और सही योजना और पूरी योजना का लाभ जब तक लाभार्थी को नहीं मिलेगा गुलशन जी, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हम ऐसे ठगे जाएंगे, जीवन भर ठगे जाएंगे। इसे हम लोगों को हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, और ये हमारा काम है। इसके देखिए जागरूक करने का काम किसका है? मीडिया का। आप किसी बिजली दफ्तर में गए हो कभी? बिजली दफ्तर के बाहर खड़े हो जाइए, आपको 200 लोग आपको रोज के मिलेंगे जिनकी बिजली ज्यादा आ गया, बिल ज्यादा आ गया, आपको तंग कर करके पैसा लूटा जा रहा है। आप किसी थाने के बाहर खड़े होइए ना,
अगर 100 लोग परेशान आते हैं ना, 2-4 लोगों की एप्लीकेशन FIR दर्ज होती है, बाकी सब लोगों को भगा दिया जाता है। जी सर, इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। अभी आपने बातों बातों में एक जिक्र किया, देखिए चुनाव की हम बात कर रहे हैं और सर आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो नाम है दिल्ली के दिल में क्या है, और आपका एक बहुत वैलिड पॉइंट मुझे यहाँ लगा। आपने अभी मुझे इसी डिबेट में कहा कि भाई एक साफ छवि वाला जो नेता है, जो विधायक हो, चाहे वो फिर वो सांसद बनना चाहता हो, कुछ भी चाहता हो, तो जनता को उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब दिल्ली जैसी जगह में जब आप चुनावी प्रकरण देखते हैं तो यहां कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो बहुत ज्यादा हैरान करती हैं। फर्ज कीजिए, यहां स्थानीय जो प्रभाव है नेताओं का, जो कभी रहा करता था और जाहिर है कि वो रहना ही चाहिए। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ये है कि वोटर ये देखे कि वोटर को क्या सुविधा मिल रही है, कौन सा नेता है जो उसके वेलफेयर में काम कर रहा है, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का है। अगर वो आपके क्षेत्र का विकास कर रहा है, आपके हित में काम कर रहा है, आपको सुविधा मिल पा रही है, पहले से बेहतर है, तो जाहिर है जनता उसे सपोर्ट करती थी। एक नॉर्मल सा फंडा, नॉर्मल सा फॉर्मेट वोटिंग का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है दिल्ली की, अगर मैं स्पेशली बात करूं सर, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है दिल्ली के दिल में क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है पॉलिटिकल पॉइंट से। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट यहां पर खड़ा होता है कि यहां जो ये जो मैच है राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव का, ये मोदी वर्सेस केजरीवाल होता हुआ नजर आता है। यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो चेहरा है विधायक का या प्रत्याशी का, कैंडिडेट का, वो मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहां दूंगा। हम ही अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जो MLA थे राजकुमार आनंद, जो कि मंत्री भी बन गए, वो 1 साल पहले इस्तीफा देते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, और वो बीजेपी में चले जाते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद बीजेपी में चले गए, और उसी सीट से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रवेश रतन, वो चुनाव कैंडिडेट बनकर सीधे एंट्री करते हैं आम आदमी पार्टी में। यानी कि पिछली बार जो आम आदमी पार्टी में थे वो बीजेपी में आ गए, जो बीजेपी में थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए। तो यहां पर जनता कैसे चुने, किसे चुने, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। तो यहां पर जो हम अभी बात कर रहे थे आप और मैं, कि एक पार्टी का जो नेता है उसका व्यक्तित्व देखा जाएगा, उसका काम देखा जाएगा, तो यहां पर जनता किस तरह से व्यक्तित्व और काम का चुनाव करेगी। गुलशन जी, आपका जो प्रोग्राम है दिल्ली के दिल में कौन, जी, दिल्ली के दिल में कौन है ये तो सबको पता चल ही जाएगा जी। लेकिन दिल्ली के दिल में कांग्रेस भी रहेगी जी, दिल्ली के दिल में आम आदमी पार्टी रहेगी जी, और दिल्ली के दिल में बीजेपी रहेगी जी। अब ये देखा जाएगा कि कितना परसेंट कौन किसके दिल में है जी। अब ये डिसाइड करेगा कि किसकी कितनी सीट आती है या किसको कितना परसेंट वोट मिलता है जी। देखिए, अगर मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो मैं अपने नेता को दिल में बैठा के तो वोट देता हूँ ना, है? या मैं अगर वोट केजरीवाल जी को करता हूँ तो मेरे लिए केजरीवाल मेरे दिल में है ना, तभी तो वोट करता हूँ। मैं मोदी जी को वोट करता हूँ तो मेरे दिल में मोदी जी हैं, तभी तो वोट करूंगा। जी, तो जी। दिल्ली के दिल में कौन कितने परसेंट है ये देखना है इस चुनाव में। देखिए, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है शीला जी के विकास पर। जी, जी। शीला जी के विकास को वो प्रमुख तौर पे उनके जो नेता हैं या विधायक है, जो चुनाव लड़ने प्रत्याशी हैं, वो बोल रहे हैं कि शीला जी ने इतना काम किया था जी, और 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया जी। अब आम आदमी पार्टी लड़ रही है कि केजरीवाल ने बहुत काम किया दिल्ली में, ठीक है। अगर वाकई में केजरीवाल जी ने काम किया तो उनका काम का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। हम अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी कहती है कि हमें मौका नहीं मिला जी, दिल्ली में काम करने का, जब मिला तो उस समय हमारा इतना मतलब हम मजबूत नहीं थे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को मौका मिला? सर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी को मौका मिला या नहीं मिला? बीजेपी को एक बार मौका मिला जी, कब? बीजेपी को मौका मिला जी, सरकार भी रही उनकी जी, ठीक है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी थी। देखिए अभी मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे जी। मोदी जी की आप रैली में गए ना, मोदी जी क्या कहे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव मोदी लड़ रहा है। सर आपकी जगह जगह जाके ये कह रहे, अभी आपने देखा पूरे दिल्ली में एक ही पोस्टर लगा हुआ था जी, मोदी का, दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली के दिल में मोदी। केजरीवाल जी का पोस्टर देखा आपने जी? उन्होंने कहा फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आए केजरीवाल और वो क्वेश्चन मार्क लगा के पोस्टर डाल दिया।
ठीक है, इधर केजरीवाल जी का फोटो लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। लड़ाई तो तीनों पार्टी में। देखिए सर मेरा सुनिए, इस चुनाव को आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के बीच में, ना, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जी, ये त्रिकोणीय चुनाव है इस बार। सर मैं एक बार क्रॉस क्वेश्चन यहां पर करूंगा। देखिए मैंने आपसे इसलिए ये क्वेश्चन पूछा, बीजेपी, अगर आप एमसीडी की बात की जाए, हाल ही में एमसीडी में बीजेपी इलेक्शन हारी है। 15 साल से बीजेपी एमसीडी इलेक्शन जीत रही थी और 15 साल में नालियों का जो हाल था, जो गड्ढों का हाल था, जो सीवरेज का हाल था, दरअसल क्या है कि अगर एक रोड जो है वो 60 फीट से छोटी है तो वो पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आती है, वो एमसीडी के अंडर आती है। और लगभग सभी रोडों का हाल खराब था क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी। तो वो तो बीजेपी के लिए एक मौका था। 253 सीटें सर, उसमें से कम हाफ लानी जरूरी होती है, तब जाके ये लोग काउंसलर के चुनाव जीत पाते हैं, और वो जीते। लेकिन फिर बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल बीजेपी ने एमसीडी में काम नहीं किया और शायद उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस चीज को देखते हुए भी मोदी जी का जो ये बयान है कि चुनाव मोदी के नाम पर है, क्या आपको लगता है कि जनता बीजेपी को वापस ला सकती है, या संभावना कितने प्रतिशत आप समझते बनती? देखिए, अभी आपका बड़ा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जी, आम आदमी पार्टी ने वहां पे बना जी, आम आदमी पार्टी ने अगर एमसीडी में काम किया होता, जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो समझ आ गया, पब्लिक को पता चल जाएगा कितना काम हुआ है, ठीक है। वोट भी तो करने जाएगी ना। जी जी जी, जो वोटर तो एक ही है ना, वोटर तो एक ही है। वो विधानसभा में भी वही वोट करता है और लोकसभा में भी वही वोट करता है, काउंसलर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी आपको यही देखिए, जनता को यही तो देखना है कि हमें, हमारे लिए हमारा हितैषी कौन है, हमारा सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस सरकार में हुआ, एमसीडी हो चाहे विधानसभा। अगर इन एनालिटिक्स को देखा जाए सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता ने देखा एमसीडी में बीजेपी ने काम नहीं किया तो बीजेपी हार गई, तो इस हिसाब से जो सड़कों के हालात हैं, इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल खतरे की। देखिए, खतरे की घंटी पूरी है, ये बता रहा हूं आपको जी, क्योंकि काम पे वोट है इस बार। देखो, अगर एक बात बताऊंगा क्वेश्चन जी, आप किसी एरिया के सांसद हैं जी, मैं उस एरिया का विधायक हूं, एक थर्ड आदमी उस एरिया का पार्षद हो गया, एरिया तो एक ही है ना जी, ठीक है। आपको संसद निधि मिलती है, गवर्नमेंट की भी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, फंड मिलता है सर, विधायक निधि मिलती है, बिल्कुल मिलती है, पार्षद को कॉर्पोरेशन से जो मिलता है, और दिल्ली में तो सर सैलरी बहुत ज्यादा है जी। ये 3 लोग जी, सरकार के साथ साथ, केंद्र की सरकार के साथ साथ, अगर ये 3 लोग उस निधि को भी अगर सही से विकास में लगाए ना तो वो जगह पहले हो जाए। आज आपको पता, मैं वही सर निधि को सब जी डाला है जी। जब तक ये देखिए, जवाब कौन आप पूछते हो अपने सांसद से? नहीं सर, आप आरटीआई लगा के पूछिए ना, भाई साहब आपको कितना पैसा मिला था जी लोकसभा में खर्च करने के लिए, तो कहाँ खर्च किया, जरा हिसाब दे दो, ऑडिट कराइए उनकी जी, पता चल जाएगा कहाँ गड़बड़ है। विधायक से पूछिए कहाँ लगाया भाई तुमने पैसा। जिस दिन से ये लोग विधायक बन जाते हैं या पार्षद बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं, उसी दिन से इनके महल बनने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। मतलब अब वो जब तक बनेंगे 5 साल में, जब तक ये वहां बैठे रहते हैं, फिर ये इतना मठाधीश हो जाते हैं, इतना पैसा अर्जित कर लेते हैं, उस पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं, शराब बांटते हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं। सर, आपकी ये महल वाली बात पे मुझे याद आया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पॉइंट बीजेपी ने बीच में उठाया था और अभी भी चल रहा है चुनावी प्रक्रिया में, कि दिल्ली में शीश महल बना दिया गया। और शीश महल दरअसल उस मुख्यमंत्री आवास को कहा जा रहा है बार बार, जिस मुख्यमंत्री आवास को अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेट करवाया, और रेनोवेट करवाने के बाद ये कहा गया, उनकी तरफ से ये सफाई दी गई कि भाई मैंने जो ये रेनोवेशन करवाई है, चाहे वो पेरिस से पत्थर आए या इटली से रेनोवेशन के झूमर आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहां रहेगा तो कोई मुख्यमंत्री ही, आफ्टर ऑल मुझे तो रहना नहीं है। आप इस राजनीति को किस तरह से समझते हैं? शीश महल वर्सेस जो बीजेपी के दावे रहते हैं राजमहल, जो आम आदमी पार्टी उन पर पलटवार करती है, क्या आप किस प्रकरण से इसे समझते हैं? सर, बड़ा अच्छा सवाल है जी। शीश महल का जो प्रश्न है, जो विपक्ष केजरीवाल जी को घेर रहा है जी, वो शीश महल ऐसे समय में बन रहा था जब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे, लोग
मर रहे थे, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था, बेरोजगारी चरम पर थी, कोरोना का ऑक्सीजन तक नहीं था। आप महल बनवा रहे हो यार, ये एक मैटर हो सकता है। आप महल बनवा रहे हो, आप वो आदमी महल बनवा रहा है जो शर्ट नीची करके आम आदमी बन जाता है। अरे भाई तुम आम आदमी को किस जरूरत है, कोई सीएम आए ना आए तुम मत करते ना, तुम आम आदमी रहते, तुम आम आदमी रहे नहीं ना। यही तो तकलीफ है दिल्ली की जनता को कि आप आम आदमी नहीं रहे। अगर आम आदमी होते तो शायद आप ये महल नहीं बनाते और इतनी सारी सुविधाएं जो आप ले रहे हो आज मुख्यमंत्री बनके आपने लिए वो नहीं ले रहे हो। और खास तौर के उस टाइम पर जी भ्रष्टाचार के एलिगेशन आज तक किसी मुख्यमंत्री पे लगे जी, वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रिजाइन करता था, जेल जाके अपना क्लीन चिट लेने के बाद वो आता था वापस। आप देखिए सोरेन जी गए जेल, इस्तीफा देके गए, लालू जी गए, ठीक है उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, मैटर नहीं करता। अरे पार्टी में अपनी पत्नी को बनाओ या किसी को बनाओ, आपकी पार्टी है, कुछ भी करो। आप अपने विधायकों से लिखवा के किसी को बना देते, सुनीता केजरीवाल को बना देते। कम से कम आपके अंदर एक इंसानियत होती, जो आप नैतिकता तो निभाते, राजनीतिक नैतिकता भी नहीं निभाई केजरीवाल जी ने। और सर उसके बाद देखिए एक बात और आती है, उसके बाद चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन से माह पहले 2 महीने 3 महीने पहले इस्तीफा दे देते। तो ये एक तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना हुआ। इनको देखिए ये पॉलिटिकल नहीं है, ये अधिकारी हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, ये सिर्फ एक अधिकारियों वाली बातें करते हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल होने के लिए ना बहुत समझ चाहिए। पॉलिटिकल बात करने से राजनेता नहीं बन जाता, राजनेता धर्म भी निभाना चाहिए। उन्होंने राजनेता बनके कोई धर्म नहीं निभाया। और चाहते तो दिल्ली को ये इतना डेवलप कर सकते थे कि दिल्ली इनको अपने दिल में रखती और ये कोई दिल्ली में सरकार नहीं आती। आज जो स्थिति आपने देखा, पहले बार के केजरीवाल के और आज के केजरीवाल में अंतर नजर नहीं आया? बहुत आप चेहरा देखते हैं उनका, है? अभी तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा समय आएगा जी, क्योंकि लोगों ने इन पे विश्वास किया था। आम आदमी पार्टी, आम आदमी ये जो लेके चल रहे थे ना, ये आम आदमी रहे नहीं। आम आदमी रहते तो शायद इनको दिल्ली से कोई नहीं बाहर करता, दिल्ली से कोई नहीं निकालता। जैसे भी है काम देखिए, मैं केजरीवाल जी के कई काम मुझे अच्छे लगे, ऐसा नहीं है मैं उनके बिल्कुल ही व्यक्तिगत उनके एंटी हूं, उनके कई सारे काम अच्छे थे, लेकिन वो काम सही से हुए, लेकिन वो सही से संचालित नहीं हुए। इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं रहा है सरकार का। घोषणा अच्छी है, इम्प्लीमेंट भी तो करो ना उसको। आपके ही लोग दलाली कर रहे हैं, आपका ही पार्षद दलाली कर रहा है, आपका पार्षद ही घूसखोर हो रहा है। क्यों भाई? आप जिनको राशन का लाइसेंस बांटते हो पूछते हो अपने लोगों को कि भाई तू सही से बांट रहा नहीं बांट रहा? केजरीवाल पूछते हैं क्या? उनकी सरकार पूछती है? कभी जाके देखते हैं? खाली शर्ट नीचे करके फोटो खिंचाने से आम आदमी नहीं बनेगा। आम आदमी बनने के लिए तो आम आदमी ही बनना पड़ेगा आपको। जी सर, आपने अभी पार्टी खत्म होने की बात की, आपने कहा कि एक समय ऐसा आएगा अगर इसी तरह से चलता रहा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसी वाक्य से मुझे कांग्रेस की याद आ गई अचानक। दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में आपसे मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो राजधानी दिल्ली में थर्ड प्लेयर बनकर ही रह जाएगी, या लगता है कि इन दोनों के बीच कहीं वर्चस्व कायम हो पाएगा या वापसी हो पाएगी? जो शीला दीक्षित के तमाम हम डेवलपमेंट के किस्से सुनते हैं, जो हम सुनते हैं कि एक फ्लाईओवर्स की बाढ़ एक समय आ गई थी और उसके बाद फ्लाईओवर हमने बनता हुआ नहीं देखा। जिस अनुपात में डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी ने किया वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन समझ नहीं आता कि क्या रीजन है कि अभी जो कांग्रेस की भूमिका है वो ना इधर है ना उधर, एक थर्ड प्लेयर की होकर रह जाती है। कहीं तो देखिए, आपने भी सुना होगा, बातें यही, चर्चाएं यही हैं कि कांग्रेस चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रही है ताकि वोट काट सके आम आदमी पार्टी का। क्या राय रखते हैं सर? कुशन जी, आप दिल्ली में रहते हो जी, कितने साल से दिल्ली में रहते हो? कांग्रेस की सरकार में भी आपने देखा जी, राशन उस समय दिल्ली मिलता था नहीं मिलता था? बिल्कुल। बिजली के बिल कम आते थे नहीं आते थे? जी, जो यूनिट फ्री ले रहे हैं कुछ फ्री नहीं है, सब चूसा जा रहा है। सभी कुछ बनाने की नहीं, वो तो कमर्शियल पे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सारी की सारी योजनाएं वही शीला जी की उठा ली, इन्होंने कॉपी कर ली थी। आप जब शीला जी के पीछे का उठाओगे ना 10 साल का रिकॉर्ड, तो आम आदमी पार्टी ने कॉपी किया। सिर्फ एक ही मामला गड़बड़ हो गया था शीला जी के साथ, और वो उनके लोगों ने किया था। पहला तो केंद्र के साथ उनका मतभेद, दूसरा था कॉमनवेल्थ गेम। देखिए बहुत बड़ा आयोजन था हमारे दिल्ली के लिए, पहली बार हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुए, उसमें जो है कुछ भ्रष्टाचार के एलिगेशंस शीला जी के लगे जी। हालांकि शीला जी ने उसकी बड़ी ईमानदारी से, इसमें शीला जी का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं आज बता रहा हूँ, मैं जो पत्रकार मैं बता रहा हूँ, तो शीला जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
शीला जी ने कोई पैसा नहीं खाया। शीला जी के पास आज देखिए ना, उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री इतने साल रही, भाई उनके पास तो अथाह संपत्ति होनी चाहिए थी ना, नहीं है ना। संदीप दीक्षित के पास कितना पैसा देख लीजिए है। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी के पास, अब केजरीवाल जी की खा लीजिए। अभी आपको पता चलेगा कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे खुलते हैं सब पैसा कहाँ जा रहा है दिल्ली का, सबको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। केंद्र सीबी ईडी क्यों घेरे बैठे रहती है इनको दिन भर, इसीलिए घेरे बैठे रहती है। देखिए जो पैसा बना रहा है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग, वो हमारे लिए बहुत घातक है। और वो हमेशा जो है चलता रहा तो हमारा देश या हमारा राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज बता रहा हूँ गुलशन जी आपको। जी सर, एक यहाँ पर मेरा हमेशा से दिमाग में ये रहता है कि जो चुनाव से पहले पार्टियों को एक टैगलाइन दे दी जाती है दूसरी पार्टी की तरफ से, जैसे आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने दा लगा के आपदा बता दिया। वहीं अगर केजरीवाल की बात की जाए तो आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे, कई जगह होर्डिंग्स लगी हैं कि गुंडा या गाली गलौज पार्टी। तो ये जो चीजें अब होने लगी हैं सर, कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक स्तर था वो डगमग होता हुआ नजर आता है। ये चीजें पहले कहीं नजर नहीं आती थी। पहले होर्डिंग लगते थे बड़े बड़े डेवलपमेंट को लेकर या घोषणाओं को लेकर या मैनिफेस्टो को लेकर। अभी होर्डिंग लगा होता है इतना बड़ा, मतलब आप सोचिए कि एक पूरी दीवार पर बड़ा होर्डिंग लगा है, उस पर यह लिखा है गाली गलौज पार्टी। दूसरी दीवार पर एक बड़ा होर्डिंग लिखा है, उस पर लिखा है आपदा। क्या समझते हैं सर, मतलब ये पैसे की जो जिस तरह से वेस्टेज हो रही है और जो प्रचार किया जा रहा है, प्रचार और प्रसार समझिए कि जनता में प्रसार किया जाना इन चीजों का, एक जाहिर है कि एक नेगेटिव प्रचार रहेगा सर। देखिए गुलशन जी, नेगेटिव प्रचार प्रसार कभी नहीं होना चाहिए। और राजनीति जो संविधान में हमारे राजनीति का तौर तरीका है वो भी हमें सामान्य रूप से रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बात मोदी को भी बोल देते हैं, बहुत सारी बातें मोदी जी को भी बोल देते हैं, केजरीवाल जी को फर्जीवाल बोल देते हैं, आपदा इस तरह की जो एलिगेशंस हमारे लगते हैं, या अपने गाली गलौज वाली पार्टी और ये जितना भी कांग्रेस के भी लोग बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते थे, लेकिन इस तरह की राजनीति में ये जो बातें आज देखने को मिल रही है पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में, ये राजनीति का स्तर गिरा है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ के जितने भी बड़े राइटर हैं, मैं देखता हूँ जो हमारे ये लिखते हैं राइटर, वो कई बार ऐसी आलोचनाएं करते हैं। लेखक अपनी कलम से लिख ही सकता है और पब्लिक भी देखिए समझती है कि यार कोई कितनी चीजें गड़बड़ी। ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है जी, सोशल मीडिया के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो है गलत सलत प्रेजेंट होने लगी। पहले क्या था, प्रिंट मीडिया था, ठीक है, प्रिंट मीडिया सही बात प्रेजेंट करके खबरों को लिखा करता था, लोग उस पर विश्वास करते थे, ठीक है। वो भी धीरे धीरे विश्वसनीयता उनकी भी खत्म होती चली गई, वो भी अपना गलत भी में सरकारों के साथ चले गए, जो सरकार है उसके फंडिंग पे चले गए, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पत्रकार चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे वो अपना प्रिंट मीडिया का हो, पत्रकार को अपना सही काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। हम अपना सही काम नहीं करते, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। अगर देश का मीडिया, मैं आज बता रहा हूँ आपको, देश का मीडिया सही काम करने लगा जिस दिन, सही तो सही, फिर देखना सरकार भी सही चुनी जाएगी, सही चुनी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से, आपकी डिबेट के माध्यम से बता रहे कि पत्रकारों को अपना सही काम करना चाहिए, और जिस दिन हम ये करने लगे उस दिन आप देखना सही सरकार चुनी जाएगी और हमारा जनप्रतिनिधि भी सही चुना जाएगा जी। हम अपनी चीजों को दूसरे पे थोपते हैं, ये भी एक हमारी गलती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल्ली के दिल में क्या है, हमने बात की कि मुफ्त की राजनीति से कैसे विकास होगा, नोट नहीं तो वोट नहीं, और जो बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की रणनीतियां हैं जो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अचानक कई सारी घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं, इन पर किस तरह से जनता को सोचना चाहिए, वोटर के क्या अधिकार होते हैं, किस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त का लॉलीपॉप दिखाकर आपको ललचाती हैं और चुनाव से पहले ही अचानक गरीबों की और महिलाओं की सरकारों को याद क्यों आ जाती है, ये प्रश्न हमेशा बने रहेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं गुलशन वर्मा और मेरे साथ थे इस डिबेट को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्सी।
फिर एक प्रोग्राम में आएंगे और एक नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए पब्लिक एशिया। बहुत बहुत शुक्रिया।